हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के 2020 मैनेजमेंट ट्रेनी क्वेश्चन पेपर के बारे में जो सीबीटी टेस्ट हुआ था 2020 में। इसका फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सीएनसी मशीन को लेके। सीएनसी मशीन्स अलाउ द मशीन ऑपरेटर टू सेट द जीरो पॉइंट एट एनी पोजीशन ऑन द मशीन टेबल। जो हमारा मशीन टेबल होता है सीएनसी मशीन में, ऑपरेटर को अगर अलाउ करता है किसी भी पॉइंट को जीरो पॉइंट बनाने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्लोटिंग जीरो पॉइंट बोलते हैं। तो दिस फीचर इज कॉल्ड फ्लोटिंग जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड बियर आउट। सीमेंटेड कार्बाइड एक स्पेशल टूल होता है जो एक स्लो स्पीड पे बहुत तेजी से वियर करता है, क्योंकि इसकी हार्डनेस हाई होती है। तो इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसके कारण ये स्लो स्पीड पे बहुत तेजी से वियर आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है हमें 1 टन का आइस क्रिएट करना है, किससे, वाटर से। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, उससे हमें 0 डिग्री सेल्सियस की ही आइस को क्रिएट करना है। तो इसमें जो हमारी एनर्जी यूज होती है वो 3.5 किलो जूल यूज होती है, और यही हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होती हैं, उनकी अगर हम स्टैंडर्ड्स यूनिट बोलें तो वो 1 टन या 2 टन या टन ही उनकी रेफ्रिजरेशन की एक यूनिट होती है, जिसमें वो सेल किए जाते हैं। तो ये स्क्वायर बार से रिलेटेड है, और हमें स्क्वायर बार में बताया गया है कि साइड जो है, स्क्वायर बार है 5 mm साइड है, तो 5 mm साइड हो गया, 200 mm लॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें एक्सटेंशन होता है 0.01 mm का। जब हम 100 न्यूटन का लोड लगाते हैं तो कुछ में कुछ इलोंगेशन होगा, और वो इलोंगेशन किसके बराबर में होता है, PL/AE। ठीक है, बराबर में डेल होता है। हमें ई की वैल्यू निकालना है, पी एल और ए, और डेल की वैल्यू हमें दी हुई है। तो पी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इनके लिए हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ट्राई ये करें कि इनके लिए कैलकुलेटर का यूज ना करें। और एक चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, डायमेंशंस का और डायमेंशन की यूनिट का। तो जैसे 100 है, न्यूटन है, ये तो ऐसा ही यूनिट है। लेकिन 200 किस में है, एल एल 200 mm में है, तो mm का याद रखना है हमें, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। ए की वैल्यू कितनी है, एरिया 5 mm है ना, 5 mm साइड है, एक और 5 mm हो जाएगा तो mm का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर याद याद रखना है, mm का स्क्वायर हो गया। फिर ई हमने इधर ला दिया तो नीचे क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, 0.01 mm ए हो गया। ठीक है, तो 1 mm और 1 mm ए कट गया, हमारा mm² बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 25 है, और अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स हमारा डिवाइड होगा, कितना होगा, 800/0.01, और mm² है तो क्या हो जाएगा, 10⁶ ऊपर आ जाएगा, और ये एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें 0.01 इसको हटा देंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, हमारा क्या आ गया, 80 गीगा पास्कल आ जाएगा, क्योंकि 80,000 हो जाएगा, और हमें गीगा पास्कल में आंसर चाहिए, तो हमारा 80 गीगा पास्कल आंसर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है इन सभी में। अब रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहे हैं जो 1 मीटर वाइड है, 2 मीटर डेप्थ है। 2 मीटर डेप्थ से ही हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने 2 मीटर डेप्थ बोल दिया है, इसका मतलब ही है कि हमने उस प्लेट को इस टाइप से वर्टिकली रखा हुआ है, और बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर अगर ये है तो उसी के जस्ट नीचे हमने उस रेक्टेंगुलर प्लेट को रखा हुआ है। अब हमें इस प्लेट पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, रो जी एच इंटू में ए, यही होता है ना। तो रो की वैल्यू तो हमारी 10⁻³ हो गई, जी की वैल्यू 9.81 हो गई। अगर अब हम हाइट की बात करेंगे तो ये एच बार होता है, एवरेज हाइट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 981 इंटू में 1। एरिया कितना हो जाएगा हमारा प्लेट का, हमारी डेप्थ है 2 मीटर, ठीक है, और जो विड्थ है वो 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1, 2 हो गया। अगर हम निकालेंगे तो 19.62 किलो, 10⁻³ से हमारा क्या आ गया, किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर किलो न्यूटन में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परफेक्ट गैस के बारे में पूछा गया है। परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी हमें कांस्टेंट प्रेशर की बात किया जाए, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो परफेक्ट गैस हीट की जा रही है कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, इट्स वॉल्यूम डबल। अगर P इज इक्वल टू में कांस्टेंट है तो हमारा होगा क्या, V और T, V1 T1 अपॉन V2 इक्वल टू में T2। क्लियर।
अब हम डिग्री सेल्सियस में कभी बात करते हैं यहाँ पर? नहीं करते हैं, हम हमेशा केल्विन के लिए बात करते हैं। तो अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 303। तो पहले 303 था और बाद में वॉल टेम्परेचर नहीं पता हमें, ठीक है। पहले का वॉल्यूम भी था तो उन्होंने बोला वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया है, ठीक है। हमने इसको काट दिया। T2 बराबर में कितना हो जाएगा? 606। अब 606 आंसर हो सकता है क्या? नहीं, ये केल्विन में। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन 606 भी दे सकते थे, ठीक है। अब केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 333 आंसर हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे सारे के सारे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीआरएस टेस्ट कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर कॉयल स्प्रिंग। अब जो कॉयल होती है, जब भी हम स्प्रिंग्स की बात करते हैं, स्प्रिंग से रिलेटेड है, आपको तुरंत टच करना चाहिए किससे रिलेटेड है ना। तो ये स्प्रिंग से रिलेटेड है और स्प्रिंग की रिलेटेड कंडीशन में जो आंसर है वो 1+के 1/2c होता है या 1+के 0.5/c होता है। c क्या होता है? d/d होता है, ठीक है। हमारा जो भी स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का डाया और स्प्रिंग का जो वायर है उसका डाया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पिक द एनालिटिक सरफेस एंटिटी फ्रॉम द लिस्ट। अब सरफेस एंटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सरफेसेस होती है वो रूल्ड सरफेसेस होती है। कुछ एनालिटिक सरफेसेस का मतलब होता है जिनमें कोई एनालिटिक रूल लगता है। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक लाइन है और एक सर्कल है, एक रूल्स हैं, है ना। इनकी एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री का एक रूल है, इसका एक फार्मूला है, इसका भी लाइन का x+y बराबर में कुछ इक्वेशन है, इसका x² + y² बराबर में कुछ है। तो ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले को अगर हम एक्सट्रूड कर देंगे इस एंड तक तो हमारा क्या बन जाएगा? एक वॉल्यूम बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम एनालिटिक सरफेस एंटिटी की बात करते हैं तो वो रूल्ड सरफेसेस होती हैं, मतलब कोई ना कोई रूल होता है। बाकी स्प्लेन सरफेसेस हैं, गॉर्डियन सरफेसेस हैं और जो हमारी कौन से सरफेसेस हैं ये एनालिटिक सरफेसेस नहीं होती हैं। इनमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे इसके कई सारे पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं, उनको मिला करके जब हमारी सरफेसेस बनती हैं तो वो हमारी नॉन एनालिटिक सरफेसेस कहलाती हैं। और जो रूल्ड सरफेसेस होती हैं उनको ही हम एनालिटिक सरफेसेस बोलते हैं। मीन्स इनमें कोई ना कोई रूल्स लगा हुआ है ना। और एक या दो रूल्स को मिला करके जो सरफेसेस बनी हुई है वो हमारी रूल्ड सरफेसेस कहलाती हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, for full annealing of hyper-eutectoid steel requires temperature 30 to 50 डिग्री above द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमें जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 30 टू 50 डिग्री हाइपर ईओटेक्टोइड होता है, हाइपो ईओटेक्टोइड होता है, ठीक है। पहले तो ईओटेक्टोइड होता है, फिर यूटेक्टिक भी स्टील होती है। तो हमें यूटेक्टोइड स्टील के बारे में पता होना चाहिए और 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको लोअर टेम्परेचर के अबव हम उसको क्या करते हैं? हीट करके रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एफ, अगर हमारा जो फार्मूला रहता है वो क्या रहता है? F0/S अपॉन जो भी हमारा स्टैटिक फोर्स के कारण हो रहा है और फिर जो मैक्सिमम आया वो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पूछा है, इन्होंने फार्मूला भी नहीं पूछा है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेनेबल बिकॉज ऑफ, अगर आइडियल कंडीशन में हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो, तभी पॉसिबल है। लेकिन हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कभी ला सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एंड ए इन अ रिजिड लिंक। अगर हम रिजिड लिंक की बात करें, जैसे हमारी ये रिजिड लिंक है, अब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर हम इस पॉइंट को कांस्टेंट रखें या इस पॉइंट को फिक्स रखें और इस पॉइंट को अगर हम मूव करें तो होगा क्या? ये सर्कल में मूव करेगी और जब भी अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमेशा इसके जो लिंक है लिंक के परपेंडिकुलर रहने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू रिजिड लिंक ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी आर स्मॉलर
व्हेन द मेटा सेंटर हाइट इज। अब हमारा जो ऑसिलेशन रहता है, उस ऑसिलेशन का फार्मूला रहता है टाइम, टी बराबर में टू पाई करके कुछ एक फार्मूला रहता है। अब अगर इस फार्मूले में हमें क्या है, हमें मेटा सेंटर हाइट की ऑसिलेशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आर स्मॉल, हमें एक कंडीशन दी हुई है जब हमारे ऑसिलेशंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, अगर स्मॉल रहेंगे तो हमें मेटा सेंटर हाइट जो है, नीचे मेटा सेंटर हाइट आता है, टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मेटा सेंटर हाइट। ठीक है, अगर हमारे मेटा सेंटर हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा ऑसिलेशन का टाइम जो है वो कम होगा, और जितना ज्यादा कम होगा उतना ही उसमें ऑसिलेशन कम होंगे। तो मेटा सेंटर हाइट ज्यादा होना चाहिए, और इसको हम एक इस टाइप से भी समझ सकते हैं दूसरे कंडीशन से। देखो, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, अब हमारी मेटा सेंटर हाइट कम है तो मेटा सेंटर के अराउंड ही बॉडी ऑसिलेट करती है। अब अगर बॉडी थोड़ी बहुत ही टिल्ट की तो ये यहाँ पर था, अभी ये पॉइंट अभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका एंगल जो है वो वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, तो एंगल वेरिएशन ज्यादा हो रहा है ना, ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है। अब यही अगर मैं इसकी मेटा सेंटर हाइट ज्यादा कर दूं, यहाँ पर कर दूं इतने ऊपर हाइट पे, अब अगर ये बॉडी थोड़ी बहुत टिल्ट कर दी है तो ये यहाँ पे आएगी, और इसका एंगल जो है वो अब कितना हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो इसमें ऑसिलेशंस बहुत ही ज्यादा कम होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मेटा सेंटर हाइट अगर ज्यादा है तो हमारी ऑसिलेशंस जो होंगे वो स्मॉल रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा आपको फिंगर टिप पर होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिंगर टिप पर भी नहीं है तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। सरफेस टेंशन का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एम इंटू में ए नहीं पता मान लिया तो एम की यूनिट एम हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट एल इंटू में टी की पावर माइनस टू। अगर एक्सेलरेशन की भी नहीं पता तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की भी नहीं पता तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से भी है तो एल टी की पावर माइनस टू हो गया, एम एल टी की पावर माइनस टू किसका हो गया, फोर्स की यूनिट हो गई। नीचे एल है, एल से एल काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, ए नहीं है, एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर देखो एक है ना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप किसी दूसरे पे भी टिक कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शंस को बहुत ही केयरफुली जज करना है कि कौन सा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईडीएम से रिलेटेड है, ठीक है, बेटर सरफेस फिनिश कब मिलती है हमें, जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है और लो डिस्चार्ज करंट रहता है। नेक्स्ट है अ पॉइंट एट विच एक्सटेंशन ऑफ स्टील मटेरियल इज फास्टर देन लोड इंक्रीमेंट इज। तो देखो, अब इन इस स्टेटमेंट को हम फिर से पढ़ते हैं क्योंकि पहली बार में आपको हो सकता है समझ में ना आए। आप पॉइंट, एक पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, एट विच द एक्सटेंशन ऑफ स्टील मटेरियल इज फास्टर देन लोड इंक्रीमेंट मींस हमने लोड बढ़ाया नहीं हो, उससे ज्यादा उसमें क्या हो गया हो, एक्सटेंशन हो गया हो, तो वो कौन सा होता है, यील्ड पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यील्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यील्ड पॉइंट पे हम नहीं करते हैं और इसमें क्या हो जाता है, एक्सपांशन ज्यादा हो जाता है, ये लोड का है ना और ये एक्सपांशन का है, इसमें ये जो देखो लोड नहीं बढ़ाया तब भी जाकर के एक्सपांशन बहुत ही ज्यादा हो गया। तो कहाँ पर होता है, यील्ड पॉइंट पर होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे होगा, नहीं होगा। ब्रेकिंग पॉइंट पे होगा, नहीं होगा। अल्टीमेट तो यहाँ पे जाकर के होता है, और अल्टीमेट के बाद इतना जल्दी होता है, नहीं होता है ना। तो सबसे जल्दी कहाँ पर होता है, यील्ड पॉइंट पर होता है। तो ये जस्ट आपको अगर डायग्राम वगैरह याद है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। A control system that measures certain output process variables and uses these to control speed and feed is called adaptive control। ये हमारा आंसर है। अब ये कैसे हम सारे कंट्रोल की बात कर लेते हैं। और फीडबैक कंट्रोल मतलब जब हमारा आंसर आएगा, जब हमारा कुछ आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को करेक्ट करने के लिए देन हमारा जो मशीन है वो करेक्टिव एक्शन लेगा, तो फीडबैक कंट्रोल हो गया। अब हम एक ऐसे कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं जो सर्टेन आउटपुट वेरिएबल्स को पहले ही मेजर कर लेता है। अब जैसे ये हमारा, हमें ड्रिलिंग करना है, ठीक है, अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग करने के लिए हमने ड्रिल रॉड इसमें लगा करके रखी हुई है, और हमारा वर्क पीस हमारा यहाँ पर है। अब अगर हमारी थोड़ी बहुत ड्रिल का डाया अगर थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाएगा तो होगा क्या, हमारे सीएनसी मशीन में या जो भी हमारी मशीन्स हैं उसमें डाया अगर हमारा वर्क पीस में यहाँ की जगह यहाँ पर हो गया, हम उसके फीडबैक कंट्रोल कर पाएंगे, फीडबैक कंट्रोल से हमें पता चल पाएगा, पता तो चलेगा लेकिन तब तक हमारा वर्क पीस डैमेज हो चुका होगा। इसलिए हमें पहले ही हमें आउटपुट वेरिएबल्स जैसे उसकी स्पीड क्या है, फीड रेट क्या है,
कितनी स्पीड से हमें घुमाना है और कितना स्पीड फीड रेट है। सपोज दैट ये वर्कपीस के अंदर पहले गया, तब हमारा जो गियर था जिससे हमें ड्रिलिंग करना था, या जो इसके अंदर टूल्स लगे हुए थे, वो बियर आउट नहीं हुए थे। लेकिन जब पहली लेयर इसने हटाई तब बियर आउट हो गए। तब क्या होगा, हमें लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वर्क जो टूल है वो वियर आउट हो गया, वियर आउट हो गया, तो हमें ज्यादा स्पीड की जरूरत रहेगी और ज्यादा फीड रेट की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो अगर हमारा ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो पहले ही, जैसे ही उसने देख लिया कि नहीं अब मटेरियल कट नहीं रहा है, तो हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, हमें फीड बढ़ाने की जरूरत है, तो ये पहले ही उस आउटपुट प्रोसेस वेरिएबल्स को देखेगा और करेक्टिव एक्शन तुरंत ले लेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडेप्टिव कंट्रोल बोलेंगे। यही अगर हम फीडबैक कंट्रोल में क्या होता, पहले वो कट करता, फिर कट करने के बाद पता चलता कि वो नहीं काट पा रहा है, फिर करेक्टिव एक्शन जाता, फिर वो स्पीड बढ़ाता, फिर फीड बढ़ाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक वर्क बोलेंगे। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, अडेप्टिव कंट्रोल बोल रहे हैं। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप किसके द्वारा दिया थी, 64 अपॉन रोलॉन नंबर। ये तो आपको मतलब बाय फिंगर याद होना चाहिए, 4FL v² / 2GD। नहीं याद है तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं। वाइब्रेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग शाफ्ट एट इट्स नोडल पॉइंट इज। एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। सपोज दैट ये हमारी शाफ्ट है और इसमें 3 ऐसे व्हील लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम ज- तीनों व्हील कुछ ना कुछ आरपीएम पे घूम रहे हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा आरपीएम हो गया, ये इसका इसमें वाइब्रेशन हो गया, ये इसका वाइब्रेशन हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है। हमारा नोडल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन जीरो होता है, ठीक। यहाँ पे वाइब्रेशन जीरो है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, ठीक है। तो जो नोडल पॉइंट्स रहते हैं ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जाकर के मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जो वाइब्रेशन कहाँ पर कम होता है, नोडल पॉइंट पर ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ पर होता है, वो नोडल पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि अगर ये इस बार अगर नोडल पॉइंट के बारे में पूछ लिया है, वाइब्रेशन के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम पर ये स्ट्रेस के बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पूछा गया है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेजेस के लिए यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास हाई सेंसिटिविटी होती है। थोड़ा बहुत ही अगर रेसिस्टेंस में चेंज आएगा तो हमें तुरंत ही वोल्टेज के चेंज में पता चल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इमेजिनरी सर्कल के बारे में पूछा हुआ है, जो गियर टूथ है जो आपस में रोलिंग एक्शन में है। तो ये तो सिंपल है, पिच सर्कल होता है, एडेंडम सर्कल तो टॉप लेयर होता है, डेडेंडम नीचे वाला होता है, क्लियरेंस हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सर्कल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि अगर पिच सर्कल के बारे में पूछा है, नेक्स्ट टाइम एडेंडम के बारे में पूछ सकता है, एडेंडम क्या होता है, डेडेंडम क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हम इसकी बात करते हैं। एक रिवर्टेड गियर ट्रेन है, तो अब रिवर्टेड गियर ट्रेन है मतलब ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट होगा तो ये ड्रिवन शाफ्ट होगा, ऐसा रहता है, दोनों ही पैरेलल में रहते हैं। दिया हुआ है रिवर्टेड गियर ट्रेन है, ठीक है। एक रिवर्टेड गियर ट्रेन है जिसमें टू गियर्स पी एंड क्यू आर मैसिंग। पी और क्यू जो है वो आपस में मैस कर रहे हैं, पी और क्यू आपस में मैस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यू आर इज अ कंपाउंड गियर, क्यू आर जो है वो कंपाउंड गियर है, ठीक है। आर एंड एस आर मैसिंग, फिर आर और एस भी मैस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पी का दिया हुआ है 6 mm अगर मॉड्यूल है, ये हमारा पी क्यू है, ये आर है और ये एस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी कलर ले लेते हैं, इसे क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब पी का हमारा 6 है और आर का हमारा 5 mm है, ठीक है। तो आर का 5 है तो एस का भी 5 mm हो गया, पी का 6 है तो क्यू का भी 6 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रूथ इन पी क्यू आर, पी में कितने हैं, पी में हमारे हैं 24, क्यू में कितने हैं 36, ठीक है। आर में कितने हैं, आर में 40 है। अब हमसे पूछा गया है एस में कितने होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, इंटू में 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 0, 3 2 5 और 1 6, यही हो गया। इंटू में 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 40 प्लस के नंबर ऑफ टीथ जितने भी होंगे इसमें इतने, ठीक है। इससे हमने काट दिया, कितना आ गया, 12 आ गया, 12×6 = 72 हो गया। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितने हो गए, 32 टीथ हो गए, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके रिवर्टेड गियर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, आपको समझने की बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा आपको लेंदी कैलकुलेशन नहीं है।
अब टू क्यूबिकल कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्यूबिकल कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कास्टिंग से सोल्डिफिकेशन रिलेटेड वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर होता है। तो अगर हमारा क्यूबिकल है तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब हो गया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। तो हम फाइनली अगर देखेंगे, क्योंकि दो कास्टिंग्स है, एक 2 mm साइज की, एक 4 सेंटीमीटर साइज की, 2 सेंटीमीटर साइज की, एक 4 सेंटीमीटर साइज की। तो अगर हमें कंपेरिजन करना है 1 का 2 से, तो क्या आएगा, अल्टीमेटली ए बचेगा ना इसमें, तो फार्मूले में इसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर और अपॉन ए का स्क्वायर, है ना। पहले का कितना है, 2 का स्क्वायर, नीचे का कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया। अब जो पहले वाले में हमें टाइम लग रहा था वो 2 मिनट लग रहा था, तो इसमें कितना लगेगा, नेक्स्ट वाले में 8 मिनट लग जाएगा। सिंपल। अब हैमर ब्लो की बात पूछ रहा है। अगर लोकोमोटिव है तो लोकोमोटिव में हम कैसे करते हैं, क्योंकि हैमर ब्लो को हमें कम करना होता है, उस हैमर ब्लो को कम करने के लिए स्पीड कम कर देते हैं हम, और स्पीड के साथ साथ में हम जो व्हील्स हैं उनको कपल्ड कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, जिससे कि जो हमारे बैलेंसिंग मास है वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब अब टूल स्टील से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉर्मली टूल स्टील होता है उसका 0.5 से लेकर के 1.5% तक कार्बन होता है, ठीक है। अब 1.5 से अगर हम ज्यादा जा रहे हैं, मतलब ये तो हमारा कास्ट स्टील की तरफ जा रहे हैं ना, तो कास्ट स्टील तो होता नहीं है ना, कास्ट आयरन की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो है नहीं। अब 0.1 से 0.4 जाएंगे तो मिल्ड माइल्ड स्टील हो गया, तो ये भी नहीं होगा, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें भी क्या होता है, 0.5 से हम कम भी जा सकते हैं, मतलब 0.3 तक जा सकते हैं, लेकिन अब हम देखें तो हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर हो कौन सा है, 0.8 से 1.5%, क्योंकि ये पूरी की पूरी रेंज जो है वो टूल स्टील के अंदर आ रही है और पूरी रेंज को कवर कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब 56 वाला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू करस्पॉन्डिंग। अब ये आपका आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और कोई भी चीज नहीं पूछा गया, केवल एक वन लाइनर क्वेश्चन है, और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर दे देंगे। तो सिंपल सा आंसर रिलेटिव एफिशिएंसी होती है इसका आंसर। अब केमिकल मशीनिंग में इच फैक्टर होता है। एक इच फैक्टर क्या होता है, सपोज दैट कि हमारा ए वर्क पीस है, इसके ऊपर हमें मशीनिंग करना है, तो हमने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है जिससे कि ये मटेरियल हमारा डैमेज ना हो, ठीक है। कुछ पार्ट पे हमें जहाँ मशीनिंग करनी है वहां पे हमने प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई है, लेकिन जहां पर हमें मशीनिंग करनी है वहां पे हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी है। अब होगा क्या, उस प्रोटेक्टिव लेयर लगाने के बाद भी यहाँ पे एक डेप्थ ऑफ कुछ डेप्थ तक हमारा मटेरियल, कुछ डेप्थ तक और कुछ अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, डेप्थ हो गया डी, और ये अंडर कट हो गया। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है ना, कुछ हमारा मटेरियल एक्स्ट्रा डैमेज हो जाता है या एक्स्ट्रा बियर आउट हो जाता है केमिकल मशीनिंग में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इच फैक्टर को अंडर कट अपॉन डेप्थ ऑफ कट, मतलब हमें इतना हटाना, मटेरियल को हटाना नहीं था, पर जो हमारा केमिकल मशीनिंग है उसमें इतना डेप्थ तक और इतना अंडर कट हो गया है कुछ पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इच फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस। अगर अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे और सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिस्कस्ड। जूल्स लॉ तो है नहीं ये, इसको हम रेगनॉल्ड्स लॉ का बोलते हैं, जिसका बोलना है कि प्रेशर के साथ में और अगर आपका टेम्परेचर भी वेरी करता है तो जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं गैस की वो चेंज नहीं होंगी, उसको हम रेगनॉल्ड्स लॉ बोलते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।